हेलो फ्रेंड्स। हम अपने उस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमने फ्रांस की क्रांति के कारण शुरू किए थे और राजनीतिक स्थिति के बारे में तीन चार मैंने कारण बनाए थे। मैंने ए बी सी से डी नोट किए थे और सी तक मैंने पढ़वा दिया था। और हम डी वाला कारण अब लिखते हैं, वो है भ्रष्टाचार युक्त न्याय व्यवस्था। तो फ्रांस की जो न्याय व्यवस्था थी वो दोषपूर्ण थी। दोषपूर्ण। साथ में वो कैसी थी? अव्यवस्थित। वो अव्यवस्थित थी क्योंकि कोई इस पर ध्यान नहीं देता था। ये राजा के अंडर में आती थी। राजा जो बोलते थे वही कानून माने जाते थे। तो राजा के शब्द ही कानून माने गए थे। राजा के शब्द, राजा के शब्द ही कानून थे। राजा जो बोलेगा, जिसको जैसी सजा देनी है, अपने मुंह से जो निकल गया वही कानून बन जाता था। तो ये दोषपूर्ण शासन व्यवस्था मतलब न्याय व्यवस्था थी। और किसी विद्वान ने कहा था कि जिस प्रकार 5 से 8 मील दूरी पर बोली बदल जाती है, उसी प्रकार उसी प्रकार फ्रांस में कानून बदले जा रहे थे। कानून जिस प्रकार 5 और 8 मील हम भी चलते हैं तो उनकी भाषा चेंज थोड़ी मिलती है। तो जिस प्रकार 5 से 8 मील पर दो बोली बदल जाती, उसी प्रकार फ्रांस में क्या होता था, वो कानून बदले जा रहे थे। और एक इतिहासकार हुआ है और एक विद्वान है। फ्रांस की क्रांति का एक बुद्धिजीवी वर्ग में आता है, ये एक मध्य वर्ग में आता था, वॉल्टेयर। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट बन जाता है, ध्यान रखना। और वॉल्टेयर ने कहा था कि जिस प्रकार गाड़ी के घोड़े बदले जा रहे हैं, उसी प्रकार फ्रांस में क्या बदले जा रहे हैं, कानून बदले जा रहे थे। कानून इस प्रकार कानून इस प्रकार बदले जा रहे थे जैसे कोई गाड़ी के घोड़े बदलता है। गाड़ी के घोड़े बदलता है। तो चलो, हमने भ्रष्टाचार युक्त न्याय व्यवस्था के बारे में पढ़ा। तो उनमें हम लिखेंगे कि दोषपूर्ण अव्यवस्थित उनकी न्याय व्यवस्था थी। राजा के कानून, राजा के जो मुंह से जितने भी बोल निकलते, राजा के बोली क्या माने जाते थे, वो कानून थे। जिस प्रकार 5 से 8 मील दूरी पर बोली बदल जाती, उसी प्रकार फ्रांस में कानून बदले जा रहे थे। और वॉल्टेयर एक विद्वान हुआ जिन्होंने कहा था कि कानून इसी प्रकार बदले जा रहे थे जैसे गाड़ी के कौन घोड़े बदलता है। चलो, हम और आगे इसको लिखते हैं। मैं रब कर देता हूँ इनको इसके अंदर ही। हाँ। एक राजा के पास एक लेटर होता था, आदेश पत्र मानो अधिकार पत्र होता था। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता इसी के अंदर ही। वो क्या था? लेत्र द कासे। लेत्र द कासे। लेत्र द कासे, ये था लेत्र द कासे। लेटर्स डी केस। क्या था ये एक राजा के पास अधिकार घोषणा, जैसे एक चेक होता है ना, बैंक का चेक, जिस पर सिग्नेचर किए होते हैं, जितनी अमाउंट भरना है भर के बैंक में लेके जा सकते हैं। उसी प्रकार राजा ने एक चेक की तरह ही एक क्या था, लेटर द कासे नाम की एक अधिकार पत्र था उनके पास, जो अपने जितने भी अधिकारी थे, सामंत लोग थे, उनके मंत्री थे, उनके कुलीन वर्ग से संबंध उनको दे रखा था। और उनमें राजा के स्पेशल हस्ताक्षर किए हुए थे। एक मंत्री के भी हस्ताक्षर थे। और जिसके पास भी लेटर होता था, किसी को गिरफ्तार करना था, सिर्फ उसका नाम लिखा, जैसे अमाउंट भरते हैं उसी प्रकार उसमें नाम लिखते थे और किसी को भी गिरफ्तार कर दिया जाता था। ये मनमानी करने के लिए था उनके लिए। तो ये बहुत ही बुरा कानून था। तो ये गिरफ्तारी वारंट भी इसे कह सकते हैं। गिरफ्तारी
वारंट, गिरफ्तारी वारंट भी कह सकते हैं, क्योंकि इनका उपयोग सिर्फ लोगों को गिरफ्तार करने के लिए किया जाता था। कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको राजा साहब गिरफ्तार करना है तो जबरदस्ती जबरदस्ती तो कोई उनके ऊपर न तो अपराध का मुकदमा लगाया जाता था, न उनके ऊपर सुनवाई, न किसी कारण, बिना कारण वजह उनको गिरफ्तार किया जाता है। ये एक कानून पत्र भी कह सकते हैं, राजा का एक कानून पत्र भी था, या उनके पास क्या था, अधिकार पत्र भी कह सकते हैं उन्हें, कि राजा के पास एक कानून पत्र था या अधिकार पत्र था, जिनके बलबूते पर राजा किसी को भी गिरफ्तार कर सकता था, किसी को भी, और किसी को भी सजा दे सकता था। ये उपयोग कौन करते थे, उनका जो उपयोग, इसका उपयोग कौन करते थे वो मैं बता देता हूँ। एक तो करते थे राजा के जो अधीनस्थ अधिकारी थे, अधीनस्थ, ठीक है, और प्रशासन में जितने भी उनके भागीदारी होते, प्रशासन वाले और सामंत, ये मनमानी ढंग से इनका प्रयोग करते थे, लेटर द कासे का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये बिना नाम का आदेश था, जो ये पत्र था वो कैसा, लेटर द कासे पत्र कैसा था, बिना नाम का, बिना नाम का, बिना नाम का आदेश पत्र था, और जिसको गिरफ्तार करना है उस व्यक्ति का नाम लिखते देते और उनको गिरफ्तार कर लेते। कोई पूछ लेता क्यों गिरफ्तार किया, तो वो लेटर बताते कि राजा का हस्ताक्षर है, एक मंत्री का हस्ताक्षर है, और हमने गिरफ्तार किया। ये था इस न्याय व्यवस्था। तो आप समझ सकते हो कितनी दोषपूर्ण उनकी जो न्याय व्यवस्था थी। चलो हम एक और कारण पढ़ते आगे बढ़ते, इनको रब कर देता हूँ मैं। ये भ्रष्टाचार युक्त न्याय व्यवस्था हमने पढ़ ली। क्या पढ़ा हमने, अव्यवस्थित भ्रष्टाचार युक्त न्याय, राजा के कानून ही, राजा के जो शब्द है वही कानून माने जाते हैं। लेटर द कासे के बारे में पढ़ा, ये एक बिना नाम का आदेश पत्र है, राजा किसी को भी गिरफ्तार कर सकता है। ये ऐसा पढ़ा। हम आगे पढ़ते हैं, दो प्रतिनिधि सभा है, ये ई के बाद ई, असक्षम, असक्षम प्रतिनिधि, असक्षम प्रतिनिधि सभा, ये क्या था, असक्षम प्रतिनिधि सभा, मतलब दो उनकी प्रतिनिधि सभा होती थी। जैसे एक तो एस्टेट जनरल, ये एक तो होती थी, और दूसरा होता था पार्लियामा। ये दोनों ही एक ऐसी सभाएं थी, संस्थाएं थी, जो राजा के ऊपर नियंत्रण नहीं लगा सकती, वैसे अधिकार बहुत थे उनके पास। जैसे हम पहले पढ़ते एस्टेट जनरल, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। इसके अंदर पहला एस्टेट जनरल, ये एक एस्टेट जनरल नामक एक प्रतिनिधि सभा भी कह सकते हैं। प्रति, पहले ऊपर नाम लिख दिया मैंने, प्रतिनिधि सभा। इसकी स्थापना कब हुई थी, कि इसका हुआ था 1302 के अंदर इनकी क्या हुई थी, स्थापना। ठीक है, क्या काम करती थी ये, राजा ने इसीलिए बनाई थी जब आ, देश के ऊपर संकट आ जाता था, फ्रांस के अंदर आर्थिक संकट आ जाता तो कर बढ़ाने के लिए उनको बुलाते थे। तो ये कर बढ़ाने के लिए, और कर भी लगातार लगभग तो वो किसानों के ऊपर ही ठोक देते थे, क्योंकि पादरी लोग कर देते नहीं थे, वो कर मुक्त थे, और कुलीन वर्ग वो भी कर मुक्त थे, तो उनके ऊपर ही लगाते थे। और लगाते क्यों, तो जब देश के अंदर आर्थिक संकट आए तब लगाते थे। और इसमें प्रतिनिधित्व किस किस का था, प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व किसका क्या, तो इसमें सर्वप्रथम तो मैंने बोला था कि पादरी सबसे उस वर्ग में आते थे उस टाइम में, प्लस कुलीन, जो राजा सामंत वगैरह जो राजा का शासन संभालते थे वो, और इसके बाद में आते थे सामान्य नागरिक, सामान्य नागरिक, ये उनके अंदर भाग लेते थे, उनके प्रतिनिधि होते थे। प्रतिनिधि कौन लेगा, इन लोगों को तो कर देना नहीं था, ये उनके ऊपर क्या लगा देते, कर लगा देते, यदि आर्थिक संकट आ जाए देश के ऊपर तो। और इनमें तीन सदन हुआ करते थे, तीनों सदन में आपको बता देता हूँ। जो प्रथम सदन है, तीन सदन, ये एक असेंबली है, लोकसभा और राज्यसभा हमारे दो होती है ना, संसद में अंग, जैसी प्रकार के कितने थे, तीन सदन थे। प्रथम सदन में कौन थे, प्रथम सदन, द्वितीय सदन, और तृतीय सदन। चलो, इसमें कौन थे, कि प्रथम सदन में पादरी का बोलबाला था, दूसरे में कौन है,
कुलीन है, और इसमें कौन है, तो इसमें है सामान्य नागरिक। ये क्या चाहते थे, ये पुरानी परंपरा चाहते थे, जैसे वो कई सालों से चली आ रही है, वो वही चाहते थे कि हम इन दोनों की यही मान्यता थी कि हम जो पुरानी, जिस फ्रांस देश के अंदर जो पुरानी व्यवस्था चली आ रही है, जो परंपरा चली आ रही है, उनको ही बना रखे, उनको ही बनाए रखे। लेकिन जो ये सामान्य वर्ग था, वो कहता है कि नहीं साहब, पुरानी परंपरा हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं नई परंपरा, नई परंपरा। ये 3 सदन हुआ करते थे इसके अंदर। और कहते हैं कि 1614 जो ये स्टेट जनरल की सभा लास्ट हुई थी 1614 ईस्वी को अंदर, इसके बाद कभी भी इस बैठक को नहीं बुलाया गया। तो ये क्वेश्चन बनता है कि जो स्टेट जनरल की जो बैठक है, लास्ट बार कब बुलाई गई थी, तो आप लिखना के 1614 के अंदर बुलाई गई थी। इसके बाद में अभी सिर्फ क्रांति की होगी, क्रांति होगी तभी बुलाएगा। जैसे क्रांति होती 5 मई को, 5 मई 1789 को ये बुलाई जाएगी, और वहां पर मत बनेगा नहीं किसी का, वहां से क्रांति एकदम स्टार्ट हो जाती है। और इस बुलाने का काम कौन करता था, तो इसका राजा ही बुलाता था। बुलाने का अधिकार राजा के पास था, और इनको बर्खास्त करना है, बर्खास्त भी राजा के अधिकार पूरे राजा के पास थी, कि राजा उनको बुला भी सकता था और बर्खास्त भी कर सकता था। तो हमने जो असक्षम प्रतिनिधि सभा है ना, इनके बारे में पढ़ा, तो इनका पूरा बोलबाला इन दो वर्गों का ही है, पादरी और कुलीन का। राजा ही बुला सकता, बर्खास्त कर सकता है, और कानून बना, कानून सॉरी, जो टैक्स लगाते हैं वो भी किस पे लगा, सामान्य नागरिकों के ऊपर लगाते। तो इसका मतलब ये सभा भी राजा के ऊपर अंकुश नहीं लगा सकती, क्योंकि ये तो राजा के अंडर में ऑलरेडी आती है, राजा के अधिकार क्षेत्र में आती है। चलो, जो असक्षम प्रतिनिधि सभा है, एक और आती है, और दोनों ही मैं बता देता हूँ आपको। एक तो बता दिया आपको स्टेट जनरल, जिसकी स्थापना 1302 के अंदर हुई थी। अब हम आपको दूसरे नंबर वाली बता देते हैं, वो है पार्लेमा। कितनी थी, 13। ये एक न्यायालय हुआ करता था, जैसे अब वर्तमान में हमारे उच्च न्यायालय होता है हाई कोर्ट, जैसे राजस्थान का हाई कोर्ट जोधपुर के अंदर है, तो उसी प्रकार ये हाई कोर्ट के रूप में कार्य करते। जैसे उसका हाई कोर्ट नाम देते नहीं थे, लेकिन हम कहते हैं ये उच्च न्यायालय के समकक्ष थी, उस न्यायालय के समकक्ष, मतलब उसके जैसा ही वो थी, और उनके जैसा ही कार्य करते थे। उनका काम क्या था, एक तो कानूनों को रजिस्टर्ड करना और पंजीकृत करना, ये उनका काम था। कानूनों को रजिस्टर्ड प्लस पंजीकृत करना, कानूनों को रजिस्टर्ड करती थी और उनको, और ये किसके अंडर में आती थी, ये भी राजा के ऊपर कोई अंकुश नहीं लगा सकती, क्योंकि ये भी क्या आती थी, राजा के अधिकार क्षेत्र के अंदर आती थी। राजा जो चाहेगा वो ही करना पड़ेगा उनको, अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती थी, राजा के अंतर्गत। अरे पार्लियामा कितनी थी फ्रांस के अंदर क्रांति के टाइम के, 13 पार्लियामा थी। क्या थी, तो ये जो उस न्यायालय के समकक्ष थी, जो न्याय, जो कानून बनते थे, उन कानूनों को रजिस्टर्ड करती थी, पंजीकृत करती थी, ये उनका काम था, और राजा के अंदर अधिकार क्षेत्र के अंदर आती थी। लेकिन हमने दोनों ही पढ़ी, एक तो स्टेट जनरल पढ़ा, और दूसरी ये पार्लियामा। ये दोनों ही है, वो राजा के ऊपर क्या करती थी, अंकुश अंकुश नहीं लगा सकती। राजा के ऊपर ये अंकुश लगाने में क्या थी, असमर्थ थी। तो चलो, इतना ही पढ़ेंगे, और कल हम एक नया जो कारण पढ़ेंगे, वो लेंगे सामाजिक कारण। ये आपका जो राजनीतिक स्थिति का कारण तो क्लियर हुआ। कल मैं एक बार और रिपीट कर दूंगा, फिर हम सामाजिक कारण को विधिवत शुरुआत करेंगे, और बहुत ही शानदार तरीके से मैं समझा दूंगा। और फ्रांस कितने वर्गों में बांटा गया था उनके सामाजिक आधार पर, अभी जो समझने वाली बात है अभी ही आएगी। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय।